हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो दिख रही है। सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो दिख रहा है? क्या मैं प्रॉपर दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ सबको? यस यस यस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, आज पहले केमिस्ट्री की क्लास होगी, सेकंड क्लास एसीपी सर की होगी। एक्चुअल में कल आप लोगों ने देखा था फ्रीडम सेलिब्रेशन था, तो फ्रीडम सेलिब्रेशन की वजह से क्या हुआ है कि वो रहते हैं जयपुर, तो रात में 1 बजे तो निकले हैं, तो वो 5 बजे सुबह तो जयपुर पहुंचेंगे। अब जब 5 बजे सुबह जयपुर पहुंचेंगे तो 1-2 घंटे तो सोंगे ही सोंगे, है ना। तो इसी वजह से मेरी क्लास और एसीपी सर की क्लास एक्सचेंज हो गई है। तो फिजिक्स की क्लास जो है मेरे टाइम पे होगी 10:30 पे, 10:30 पे, और केमिस्ट्री की क्लास मैंने 8:30 पे लगवा ली है। 10:30 पे नहीं होती, 10:45 पे होती है। ओह, 10:45 पे। समझ रहे हो? ऐसा इसलिए किया गया है जैसे आपकी क्लास कैंसिल ना हो, नहीं तो फिर क्या होता, फिजिक्स की क्लास कैंसिल करनी पड़ती, और क्लास कैंसिल करना सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। जब कोई ऑप्शन ना बचे तब हम लोग क्लास कैंसिल पे जाते हैं, नहीं तो कभी कैंसिल नहीं करते। तो इस वजह से टाइम एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि वो यहां से दिल्ली दिल्ली एनसीआर से रात में 1 बजे चले हैं। ठीक है, हाँ ओके। तो मेरे टाइम पे फिजिक्स की क्लास होगी और फिजिक्स के टाइम पे मेरी क्लास है। आज के लिए है सिर्फ ये शेड्यूल, सिर्फ आज के लिए शेड्यूल है। कल से सबकी अपने अपने टाइम पे होगी। फिजिक्स की जिस टाइम पे होती थी उसी टाइम पे होगी, मेरी जिस टाइम पे होती थी उसी टाइम पे होगी। क्लियर है सबको? अच्छा, अब सारे बच्चे इस बात को बताएं, मैंने आपको बताया था कि आज से नया चैप्टर चालू है। आज नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जिसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो सारे बच्चे लाइव रहे। जिन बच्चों का जो कुछ भी छूटा है वो अपना बैकअप में करते रहे, और इस जगह से लाइव स्टार्ट कर दें। लाइव जुड़ जाए, लाइव जुड़ जाए। ठीक है, और बाकी बचा हुआ चैप्टर अपना करते रहे। तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका पहला लेक्चर आज है। जिसका पहला लेक्चर आज है रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। डिटेल में मैं इसको अभी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा। हाँ विकास बेटा, क्या कह रहे हो? विकास बताओ क्या बाकी है तुम्हारे हिसाब से? अरे पागल, बता चुका हूं, बता चुका हूं। अब देखो बच्चों, और एक इंफॉर्मेशन ये है कि आज मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 लाइव क्लास में होगा शाम को। मोल कॉन्सेप्ट के 1 शॉट का पार्ट टू यूट्यूब पे मैं कराऊंगा। ठीक है, लाइव। उस दिन पूरा खत्म नहीं हो पाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो लाइव होगा। 6 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 6 बजे से क्लास स्टार्ट ऑन टाइम। तो जिन बच्चों का मोल कॉन्सेप्ट में बैकलॉग है, या जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, या जिन बच्चों को रिवीजन करना है, वो सारे बच्चे मोल कॉन्सेप्ट शाम को 6 बजे लाइव यूट्यूब पर देखेंगे। ठीक है, और अभी केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। लास्ट इंफॉर्मेशन, संडे को आपका टेस्ट है। संडे को आपका टेस्ट है लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का।
संडे को आपका टेस्ट है लिक्विड सोल्यूशन का, ठीक है। कितने बजे है ये मैं कल बता दूंगा, कितने बजे है ये मैं कल बता दूंगा आपको, टाइमिंग आपको मैं कल बता दूंगा बात करके, टाइमिंग आपको मैं बात करके कल बता दूंगा, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, टाइमिंग आपको मैं बात करके कल बता दूंगा। सर बैच को मंथन इन्फिनिटी में कैसे अपडेट करें? बेटा ये भी आपको, हाँ सिर्फ टेस्ट केमिस्ट्री का होगा, टेस्ट सिर्फ केमिस्ट्री का होगा, ओनली केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि मैं चैप्टर वाइज टेस्ट आपका लेता हूं, ओनली केमिस्ट्री का। जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है उसका मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लेता हूं। मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट लिया था, अब लिक्विड सोल्यूशन खत्म हुआ है तो लिक्विड सोल्यूशन का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, ठीक है। तो 3 बातें मैंने बताई हैं। पहला, आज से नया चैप्टर स्टार्ट है केमिकल काइनेटिक्स, और आज सिर्फ मैं फिजिक्स के टाइमिंग पे ले रहा हूं और फिजिक्स वाले सर मेरी टाइमिंग पे ले रहे हैं, सिर्फ आज। कल से वही पुराना शेड्यूल चलेगा। दूसरा, मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट आज यूट्यूब पर मैं 6 बजे शाम को कराऊंगा लाइव। तीसरी बात, संडे को लिक्विड सोल्यूशन का टेस्ट होगा, हाँ संडे को लिक्विड सोल्यूशन का टेस्ट होगा। चौथी बात, कल मैं पूरे दिन बिजी रहा तो आप लोगों को लिक्विड सोल्यूशन की क्यूएसडी सीट, जेई मेंस के पीवाईक्यू की सीट, नीट के पीवाईक्यू की सीट, ठीक है, सीएसडी नोट्स, हैंड रिटन सीएसडी नोट्स, ये सब डालना टेलीग्राम पे भूल गया था, वो मैं आज टेलीग्राम पे ये सारा कुछ लिक्विड सोल्यूशन का डाल दूंगा आफ्टर क्लास। मतलब ये मान के चलो ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 1 बजे के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये सारी बातें मैंने बता दी, अब क्लास स्टार्ट करें। टेस्ट संडे को मैं अलग से लूंगा, टेस्ट संडे को अलग से लूंगा, हाँ। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का वही बेटा है, टेलीग्राम का आपको बता तो रखा है, ठीक है। देखो टेलीग्राम का ये है, 1 मिनट, ये टेलीग्राम का वो है स्कैनर, स्कैन करोगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, स्कैन करोगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी पे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम लोग क्यूएसडी सीट करें, अब हम लोग क्यूएसडी सीट करें, अब हम लोग कल की क्यूएसडी सीट करें, क्यूएसडी सीट नंबर 11। और यदि लिक्विड सोल्यूशन में कोई छोटा सा पॉइंट आपका डाउट है या कुछ बताना है तो वो मैं बता दूंगा, आप परेशान ना हो। अब क्यूएसडी सीट नंबर 11 को करते हैं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। सारे बच्चे बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन, गैस ए बी सी रिप्रेजेंट इन ग्राफ, सेलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट। आपको गैस, सर मुझे केमिस्ट्री में, अच्छा क्या है बेटा? मोहम्मद बताओ बेटा क्या है? अच्छा, एक मिनट, ओके। अच्छा तो देखो, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो रिवीजन करने में यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आपको कहा है कि रिवीजन कैसे करना है, इस पर भी मैं बात कर लूंगा, ठीक है। रिवीजन वाली बातें मैं डिस्कस कर लूंगा, आज नहीं कल। कल आपको मैं रिवीजन का परफेक्ट प्लान बताऊंगा, कल मैं सब बच्चों को रिवीजन का परफेक्ट प्लान बताऊंगा, ठीक है। कल मैं बताऊंगा, अच्छे से बना के कल बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग क्लास पहले कर लेते हैं। चलो अब देखो 3 गैस है जिनका ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ किसके किसके बीच में है? वेपर प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब जो ग्राफ बना हुआ है वो इस इक्वेशन का ग्राफ बना हुआ है। वो ग्राफ किस इक्वेशन का बना है? इस इक्वेशन का बना है, हेनरी लॉ की।
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इसका ग्राफ है तो ये क्या हुआ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह पे ये हो गया, x की जगह पे ये, सॉरी y की जगह पे ये हो गया, x की जगह पे ये हो गया, तो स्लोप की जगह पे क्या हुआ ये। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, kh। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा। अब स्लोप किसका ज्यादा है तो आप क्या करें, आप एक लाइन खींच ले और लाइन खींच के देखें स्लोप किसका ज्यादा है। ये देखो भाई स्लोप किसका ज्यादा है, इसका एंगल कितना है, इतना है, इसका एंगल कितना है, इतना है, और इसका एंगल कितना है, ये वाले का इतना है। तो सबसे बड़ा एंगल किसका आ रहा है, सी का। ये देखो सी का एंगल ये है, बी का एंगल ये है, और ए का एंगल ये है, और एंगल ही क्या है, स्लोप है। एंगल ही क्या है, स्लोप। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, सी का। यदि स्लोप सी का ज्यादा है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी सी की ज्यादा होगी, क्योंकि स्लोप सी के बराबर है, स्लोप के एच के बराबर है। फिर किसका होगा, बी का, फिर किसका होगा, ए का। तो हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, सी इज ए मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो सॉल्युबिलिटी और केएच के बीच में ये रिलेशन होता है, सॉल्युबिलिटी और केएच के बीच में ये रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यदि सी का केएच सबसे ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। तो ये तो सही लिखा है, ये तो सही लिखा है, क्यों, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई। जिसका केएच ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और यहां लिखा है ये मोर सॉल्युबल है। वैल्यू ऑफ केएच लोएस्ट ऑफ ए के केएच की वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी, ये ट्रू है, मगर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। गैस बी इज लेस सॉल्युबल देन गैस ए। अब देखो जिसका के एच कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो इसका मतलब ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, बी की सॉल्युबिलिटी कम है, तो गैस बी इज लेस सॉल्युबल देन ए, ये भी ट्रू है। सॉल्युबिलिटी ऑल गैस इक्वल, ये रॉन्ग है। सॉल्युबिलिटी ऑल गैस इक्वल बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो दो आंसर है, एक आंसर ए है, एक आंसर डी है, इसके दो आंसर सही हैं। क्यों, ए भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। चेक करो, सभी की सॉल्युबिलिटी इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी का हेनरी कांस्टेंट इक्वल नहीं है। तो सभी की सॉल्युबिलिटी इक्वल नहीं है क्योंकि हेनरी कांस्टेंट इक्वल नहीं है। सर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर से सॉल्व नहीं होगा, तो बेटा कौन सॉल्व कर रहा है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर से सॉल्व कौन कर रहा है ना। तो आंसर क्या होगा, ए होगा और डी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन बेंजीन सॉल्वेंट। अब बेंजीन सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर गैस डिसॉल्व होगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। मोर सॉल्युबल नॉन पोलर गैस, सेम डिसॉल्व सेम। याद है सबको, याद है सबको, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। तो देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर गैस डिसॉल्व होगी, ये नॉन पोलर गैस है, बाकी गैस पोलर है, तो ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी, मीथेन। सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच, आपको बताना है कौन सा मैच इनकरेक्ट है। तो कौन सा मैच इनकरेक्ट है, जरा देखो, देखो ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, ये तो करेक्ट मैच है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, और सेम टाइप के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब देखो ये क्या है, बेंजोइक एसिड, और ये क्या है, एनिलीन।
एक एसिड है एक बेस है, और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? एसिड प्रोटॉन देगा, बेस प्रोटॉन लेगा। इसका मतलब ये बनेगा, एसिड ने प्रोटॉन दिया तो ये बन गया निगेटिव आयन, और बेस ने प्रोटॉन लिया तो ये बन गया पॉजिटिव आयन। ये देखो ऐसे। तो यार आयन डेवलप हो रहा है, और आयन डेवलप हो रहा है तो आपको पता है फोर्स बढ़ रहा है। आयन आयन फोर्स सबसे बड़ा फोर्स होता है, तो फोर्स बढ़ रहा है तो ये निगेटिव डेविएशन होगा, और यहां क्या लिखा है? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये रॉन्ग मैच है। ये कैसा है? रॉन्ग मैच है, क्योंकि ये निगेटिव डेविएशन का कोर्स है। ये कैसा होगा? निगेटिव डेविएशन होगा। क्यों? क्योंकि आयन फॉर्म हो रहा है, और आयन फॉर्म हो रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स बढ़ रहा है तो डेविएशन कैसा होगा? निगेटिव डेविएशन होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड क्या करता है? प्रोटॉन रिलीज करता है। बेस क्या करता है? प्रोटॉन गेन करता है एसिड बेस रिएक्शन करके। तो आयन फॉर्म होंगे, आयन फॉर्म होंगे तो निगेटिव डेविएशन आएगा, क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है। तो ये रॉन्ग है। आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट मैच कौन है, तो ये गलत मैच है। अच्छा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपने अल्कोहल डाला है। मैंने पढ़ाया था कि वाटर में यदि एसिड डालोगे, बेस डालोगे और सॉल्ट डालोगे तो निगेटिव डेविएशन, इसके अलावा कुछ भी डालोगे पॉजिटिव डेविएशन। वाटर में जो डाल रहे हो यदि वो आयोनाइज नहीं हो रहा है तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन। तो ये तो करेक्ट मैच है। क्यों? पॉजिटिव डेविएशन लिखा है। अब देखो ये मॉलिक्यूल सेम कैटेगरी के हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल। ये भी सही लिखा है, ट्रू। ये भी सही लिखा है, ट्रू। सेम टाइप के मॉलिक्यूल है तो ये भी सही लिखा है, ट्रू, है ना? यस। अगला क्वेश्चन, फोर्थ। ये क्वेश्चन आप बताओ, बहुत अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों ने क्या क्या निकाला है? ये बहुत अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन है। If total pressure of gas mixture is 10 atmosphere and mole fraction of gas A in vapor phase is 0.6, calculate mole fraction of gas B in solution. If 10 mole of water solvent used in a solution, KH of gas A, KH of gas B दिया है। अब देखो आपसे क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है, जरा गौर से सारे बच्चे समझेंगे। आपको कहा गया है कि वेपर फेज, ये वाला फेज कौन सा है? वेपर है। ये वाला फेज कौन सा है? गैस फेज है, वेपर फेज है। अब वो कह रहा है कि यार वेपर फेज में गैस, हाँ, वेपर फेज में टोटल प्रेशर कितना है? 10 एटमॉस्फेयर है। वेपर फेज का टोटल प्रेशर कितना है? 10 एटमॉस्फेयर है। और वेपर फेज में गैस ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? गैस ए का मोल फ्रैक्शन कितना है वेपर फेज में? वेपर फेज में गैस ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.6। मगर मेरे से पूछ क्या रहा है? लिक्विड फेज में गैस बी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। लिक्विड फेज में गैस बी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। लिक्विड फेज में गैस बी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। मैंने आप सबको पढ़ाया था कि जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट लिखोगे, जिस गैस का प्रेशर लिखोगे, उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट लिखोगे, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन लिखोगे। आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? गैस बी का। तो प्रेशर भी किसका लिखोगे? गैस बी का। हेनरी कांस्टेंट भी किसका लिखोगे? गैस बी का। और मोल फ्रैक्शन भी किसका लिखोगे? गैस बी का। अब जरा देखो, हेनरी कांस्टेंट तो आपको गैस बी का दिया है 1 × 10⁻⁻⁵। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी, तो ये कौन सा मोल फ्रैक्शन होता है? मैंने आपको लिखाया है, ये कौन सा मोल फ्रैक्शन होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है। तो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, मोल ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस बी प्लस मोल ऑफ वाटर, और वाटर के मोल कितने हैं 10, मोल ऑफ गैस बी प्लस वाटर, वाटर के मोल कितने हैं 10, ये देखिए वाटर के मोल कितने हैं 10। अब प्रेशर ऑफ गैस बी कैसे निकाला जाए, देखो गैस का प्रेशर यहां पर है, ये टोटल प्रेशर आपको 10 दिया है, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी, क्यों, दो ही तो गैस है। हां, यदि गैस फेज में गैस ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो गैस बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, गैस फेज में ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो गैस बी का कितना होगा 0.4, इसका 0.6 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.4 होगा कि नहीं होगा। सर क्वेश्चन क्यूएसडी 2 में 2 ऑप्शन होगा प्रिंस, चलो मैं देख लूंगा, क्यूएसडी 2 में 2 ऑप्शन होगा, वो भी मैं देख लेता हूं, एक बार सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख लूंगा, पहले इसको खत्म करते हैं। तो गैस बी का प्रेशर कैसे निकाला जाए, तो गैस बी का प्रेशर कैसे निकलेगा, गैस बी का प्रेशर कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4 और टोटल प्रेशर कितना है 10, तो गैस बी का प्रेशर कितना आया 4 एटमॉस्फेयर आया, तो 4 एटमॉस्फेयर आपने यहां रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 10 की पावर -5 रखा और इसको मैंने लिख लिया, ये अप्रोक्सीमेशन ले लिया, इसके मोल को कम मानते हुए अप्रोक्सीमेशन ले लिया, ऐसे ऐसे। अब देखो कैलकुलेशन क्या है, इसको चेक करो, ये ऊपर आएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, तो NB इक्वल टू हो गया 4/10 की पावर -6, तो जब 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो क्या कहीं 10 की पावर 6 लिखा है, चेक करो, नहीं, क्या कहीं 10 की पावर 6 लिखा है, नहीं, है ना, चेक करिए, क्या कहीं 10 की पावर 6 लिखा है, नहीं, नहीं लिखा है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ड्रा हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ये ड्रा हो गया है कि यहां प्लस होना चाहिए, यहां पे प्लस होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व सही है मगर डाटा थोड़ा सा ना थ्योरी को मिसमैच कर रहा है, क्यों कर रहा है बताऊं, आप लोग समझ पाए हो कि नहीं पता नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि गलती कहां हो रही है। डाटा लिखने में थोड़ी गलती हुई है, इसको प्लस करना चाहिए, क्यों प्लस करना चाहिए बताता हूं, क्यों प्लस करना चाहिए, क्योंकि गैस बी के मोल फ्रैक्शन देखो कितने ज्यादा आ रहे हैं, 4 × 10 की पावर 6, 4 × 10 की पावर 6 तो बहुत ज्यादा मोल है ना, तो इसलिए इसको प्लस ले लो, इसलिए इसको प्लस कर दो आप लोग दोनों को, तो जब इसको प्लस करोगे तो गैस बी के मोल फ्रैक्शन कम आएंगे, ये देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 1 0 1 0 कट गया, तो ये आया 10 की पावर 4, तो ये जब ऊपर +4, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये देखो ये आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं गौर समझिए, आप यहां पे अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो, आप कह रहे हो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है और गैस के मॉलिक्यूल कम है, देखो, और यहां गैस कितनी निकल रही थी 4 × 10 की पावर 6 निकल रही थी, 4 × 10 की पावर 6 जब समझते हो कितना है 40 लाख, सॉल्यूट के मोल है 10 और सॉल्वेंट के मोल है 40 लाख, तो थ्योरी को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मैच नहीं कर रहा है अच्छे से, है ना, इस वजह से मैंने इसको प्लस कर दिया है। क्वेश्चन सॉल्व सही हुआ है मगर डाटा मैच नहीं कर रहा है। सोचो सॉल्वेंट के मोल है 10
और सोल्यूट के मोल आंसर में आ रहे हैं 40 लाख। तो ये बात सही थोड़ी ना यार, सॉल्वेंट से कम मोल आने चाहिए सोल्यूट के, इसलिए मैंने डाटा को थोड़ा सा चेंज किया है बस। कॉन्सेप्ट वही है, सोल्यूशन वही है, सब कुछ सही है। क्या ये क्वेश्चन समझ पाए? एक बार फिर से बता दूं? हाँ बता देता हूं। देखो क्वेश्चन टफ है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया भी था एयर का, उसी पैटर्न पर दिया है मैंने, मगर ये टफ क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया? मैंने कहा गैस का मिक्सचर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। देखो यहां गैस का मिक्सचर है, ए गैस बी गैस है, और यहां डिसॉल्व भी ए गैस बी गैस है। आपको दिया गया है कि गैस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना है? 10 एटमॉस्फेयर, और गैस मिक्सचर में ए गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है? 6। तो गैस मिक्सचर में बी गैस का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.4। क्यों? दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। यदि गैस के मिक्सचर में ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो गैस बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0.4 होगा। अच्छा, अब मैंने पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इन सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन में गैस बी का मोल फ्रैक्शन कितना है ये पूछा जा रहा है। तो हेनरी लॉ के हिसाब से क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस, हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। हमें गैस बी का प्रेशर गैस बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। कैलकुलेट मोल ऑफ गैस बी इन सोल्यूशन, तो गैस बी का मोल निकालना है, तो मैंने गैस बी लिया। तो जब प्रेशर बी का रख रहे हो तो हेनरी कांस्टेंट भी बी का रखोगे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन भी बी का रखोगे। प्रेशर ऑफ गैस बी कैसे निकाला? टोटल प्रेशर 10 है, तो वो टोटल प्रेशर क्या है? ए और बी का सम है ना। हाँ, किसी का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकाला जाता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी कितना है? 0.4। टोटल प्रेशर कितना है? 10। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी आ गया, मतलब 10 प्रेशर में टोटल प्रेशर जो 10 है, उसमें गैस बी कितना प्रेशर लगा रहा था? तो 10 में से गैस बी कितना प्रेशर लगा रहा था? 4। तो प्रेशर ऑफ गैस बी की जगह 4 लग दिया, केबी की वैल्यू दी है, रख दी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में गैस बी का मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस बी प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं? 10। अब इसको सॉल्व कर दिया, अब ये आंसर बताओ। हाँ, अब ये आंसर बताओ। हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस ए इज ग्रेटर देन गैस बी, सेलेक्ट करेक्ट ग्राफ फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब देखो यहां पे मैंने क्वेश्चन को घुमाया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में ग्राफ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में ग्राफ है। इसका मतलब इक्वेशन ये है, इक्वेशन क्या है? ये है। याद है सबको? इस इक्वेशन से कंपेयर होगा, इस इक्वेशन से कंपेयर होगा। ये y है, ये x है, ये स्लोप है, और ये इंटरसेप्ट है, और ये स्लोप है। तो सबसे पहली बात, ये स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप है, तो ये तो पॉजिटिव स्लोप है, तो ये ग्राफ ही गलत हो गया। ये पॉजिटिव स्लोप है, तो ये ग्राफ गलत हो गया, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस और हाँ, प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच के ग्राफ का स्लोप कैसा है? निगेटिव, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। और ये तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, तो ये कट गए। अब निगेटिव स्लोप में से कौन सा सही है? तो ये बताएगा स्लोप, स्लोप किसका ज्यादा है। तो स्लोप किसका ज्यादा है? देखो स्लोप की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट के बराबर है, चेक करो, ये स्लोप है, और यहां क्या है? ये।
और हेनरी कांस्टेंट किसका ज्यादा है? गैस ए का ज्यादा है। तो जब गैस ए का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो गैस ए का स्लोप भी ज्यादा होगा। गैस ए का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो गैस ए का स्लोप भी ज्यादा होगा। तो वाई एक्सेस पे खींच लो लाइन। अब गैस ए का स्लोप कितना है, बी का कितना है? ए का ये, बी का ये है, ए का ये है, बी का ये है, ए का ये है। तो ए का स्लोप ज्यादा है ना? ए का स्लोप ज्यादा है। तो आंसर क्या है? सी आंसर। आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है? सी। अब देखो, अब बताओ, इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं कि सर इसका आंसर सही नहीं है। देखो, यदि ये वाटर सॉल्वेंट होता तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया ज्यादा सॉल्युबल होते, ठीक है। मगर बेंजीन सॉल्वेंट है तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों? आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक। हाँ, CO2 का भी डाइपोल मूवमेंट जीरो है। CO2 का भी डाइपोल मूवमेंट जीरो है, इसका भी डाइपोल मूवमेंट जीरो है। मगर आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, और वो भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से सबसे ज्यादा सॉल्युबल मीथेन होगा। अब सारे बच्चे बताएं 5 में से किसके कितने सही हैं। अब आ जाओ, नया चैप्टर चालू करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। नया चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो बच्चों, यस, 4 5 4 5 3, ओके, 5 5 5 3 5 4 5 5 3। चलिए, अब सारे बच्चे रेडी हो जाएं नए चैप्टर के लिए। पहले मुझे ये बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिकल काइनेटिक्स से डर लगता है, या जिनको केमिकल काइनेटिक्स समझ में नहीं आया है आज तक, या जिनका केमिकल काइनेटिक्स कमजोर है। जिन बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स से डर लगता है, जिन बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स टफ लगता है, या जिन बच्चों का केमिकल काइनेटिक्स कमजोर है, वो सारे बच्चे जरा हैंड रेस करें। वो सारे बच्चे हैंड रेस करें। वो सारे बच्चे हैंड रेस करें। जिनको टफ लगता है या जिनको नहीं आता है केमिकल काइनेटिक्स, या जिनके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, ये बच्चे आज से पहले क्या मेरे से पढ़े हुए हैं ये चैप्टर, या पहली बार पढ़ रहे हैं? यदि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो 1 1 टाइप करो। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो 1 1 टाइप करो। जिन्हों को कम आता है, नहीं आता है, या डर लगता है इस चैप्टर से, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है उन सब लोगों ने 1 1 टाइप कर रखा है। अब आप लोग ये भी बताओ कि इससे पहले आप पढ़ते कहां थे? इससे पहले आप कहां पढ़ते थे? इंस्टीट्यूट का नाम लिख दो। चैट प्राइवेट है, परेशान ना हो, चैट प्राइवेट है। ओके, विद्यापीठ, PW, एलन, गोल, अच्छा, डब्लू, अच्छा, RCC, एलन, अच्छा, स्कूल में YT पर पढ़ा है। अच्छा, एक बच्चा अपने यहाँ का भी है, एक दो बच्चे अपने यहाँ के भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कानपुर में पढ़ते थे, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। अच्छा, डब्लू, अच्छा, ठीक है, स्कूल में, हरियाणा में, वेदांतु में। हाँ, एक बच्चे अपने भी हैं, एक दो बच्चे अपने भी हैं। सीकर, डब्लू,
डब्ल्यू के बच्चे बोलते हैं, क्या बात है भाई। सर डाल्टन लॉ कब आएगा? ममता, अब डाल्टन लॉ कभी नहीं आएगा। डाल्टन लॉ गैसियस स्टेट में है, और गैसियस स्टेट अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लोकल ऑफलाइन कोचिंग में। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जान रहा था, है ना, मैं बस ऐसे ही जान रहा था। ऐसा नहीं है कि सबको मैं भी संतुष्ट कर पाता हूँ। मैं देखो ज्यादा झूठ नहीं बोलता, स्टेटमेंट सुनना, मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलता, बच्चों से मैं जल्दी जल्दी झूठ नहीं बोलता। अब बहुत मजबूरी हो तो बोल देता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता, है ना। ऐसा नहीं है कि यदि मैं 50,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उसमें से कुछ बच्चों का केमिकल काइनेटिक्स कमजोर नहीं होगा, हो सकता है, मगर हाँ 99.99 बच्चों का केमिकल काइनेटिक्स मस्त होगा, मतलब पूरा मस्त होगा, हर चीज मस्त होगी। आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, आपको मैंने लिक्विड सोल्यूशन पढ़ा दिया, आपका लेवल बढ़ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पा रहे होगे। हाँ सर जी, अब केमिकल काइनेटिक्स के डर को भी मैं खत्म कर दूंगा, बिल्कुल जीरो से। अच्छा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है, 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। खास बात ये, अच्छा चैप्टर है, लगभग 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। मतलब ये चैप्टर 12 मार्क्स का है, और केमिस्ट्री में बहुत कम ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 3 क्वेश्चन या ज्यादा क्वेश्चन आए, गिनती के चैप्टर हैं जिनसे 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है। तो नीट में इसके 3 क्वेश्चन आएंगे, और ये मेरी गारंटी है, ये क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। अच्छा खान सर केजीएस, कोई बात नहीं, कहीं पर भी पढ़ो यार, ठीक है, कहीं से नहीं समझ में आया तो हम है ना। अच्छा अब गौर समझो, मैं ये क्वेश्चन फिर पूछूंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर जी हाँ लिक्विड सोल्यूशन में कॉन्फिडेंस, अच्छा आशीष, ठीक है बात करता हूं। चलो अब आप लोग जरा इसको स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ रिएक्शन के रेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिएक्शन के रेट की। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ एक बात का लेना देना है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट किस रेट से फॉर्म हो रहा है, और कोई भी रिएक्टेंट किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, रेट की बात करेंगे। अब बात आती है कि रेट की बात करोगे कैसे, तो गौर से मेरी बात को समझिएगा सारे बच्चे। रेट के बेसिस पर, देखो रेट के बेसिस पर रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत फास्ट होती है रेट के बेसिस पे। दूसरी टाइप की रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन, जो बहुत ही धीमे होती हैं। और तीसरा मॉडरेट रिएक्शन, जो एवरेज स्पीड से होती है, जो क्या है एवरेज स्पीड से होती है। इन्हीं को स्लो रिएक्शन भी कहा जाता है, कभी कभी इन्हीं को आप क्या कहते हो, स्लो रिएक्शन भी कहते हो, कभी कभी इन्हीं को आप स्लो रिएक्शन भी कहते हो।
अब गौर से देखिए, रेट के बेसिस पे रिएक्शन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो बहुत फास्ट होती है, मतलब नैनो पिको सेकंड में खत्म हो जाती है, उनको हम कहते हैं बहुत फास्ट रिएक्शन। जैसे एसिड बेस रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, कंबशन रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। देखो पेट्रोल, एक माचिस की तीली मारो नहीं कि पेट्रोल सब कुछ जला देता है ना। डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन कितनी तेजी से जलता है। एसिड बेस रिएक्शन कितनी तेजी से होती है। तो बहुत फास्ट रिएक्शन के रेट को हम मेजर नहीं करते, डज नॉट मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। हम इनके रिएक्शन के रेट को मेजर नहीं करते। जो बहुत फास्ट होती है उनके रिएक्शन के रेट को मेजर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक सेकंड में तो रिएक्शन ही खत्म हो जा रही है, एक दो सेकंड में तो रिएक्शन ही खत्म हो जा रही है। अब किसी की रिएक्शन का रेट आप किस तरह से मेजर करोगे? पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर। जैसे मुझे यहां से दौड़कर अपने घर तक जाना है, स्टूडियो से दौड़कर अपने घर तक जाना है, तो मैं अपनी डिस्टेंस को किस में मेजर करूंगा? पर सेकंड, पर मिनट। डिस्टेंस पर मिनट ही तो क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस पर मिनट क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस पर आवर क्या है? स्पीड है कि नहीं? मगर मान लो मैं स्टूडियो से अपने घर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जाऊं। जैसे आप लोगों ने उसमें सुन रखा है कि इंसान ऐसे गायब होता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है ना, जैसे मूवी में दिखाया जाता है, या भगवान कहा जाता है जिनको, कि भाई वो ऐसे यहां से गायब हुए, तुम्हारे पास पहुंच गए। अब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो पहुंच गए, अब बताओ रेट क्या बताओगे? जब स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है उसका रेट कैसे बताओगे? तो बहुत तेज रिएक्शन जो होती है उनका रेट हम नहीं काउंट करते। क्यों? काउंट करने से पहले तो रिएक्शन खत्म हो रही है। हम जनरली रेट काउंट करते हैं पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो रिएक्शन काउंट हो रही है। तो इसलिए बहुत फास्ट रिएक्शन के रेट को हम काउंट नहीं करते। अच्छा, बहुत स्लो रिएक्शन के रेट को काउंट करते हो? नो, डज नॉट काउंट। हम बहुत स्लो रिएक्शन के रेट को भी मेजर नहीं करते। ऐसा क्यों? बहुत स्लो रिएक्शन के रेट को हम मेजर क्यों नहीं करते? एक
तुम सोच रहे होगे कि यार क्लास के बीच में सर इतनी देर तो कभी बात करते नहीं है, आज कर क्यों रहे हैं, है ना। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, बता नहीं सकता आपको, इसलिए है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। देखो, बहुत फास्ट रिएक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि नैनो पिको सेकंड में खत्म हो जाती है। बहुत स्लो रिएक्शन को क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि मिनट में और आवर में ज्यादा कुछ चेंज आता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग, मैं पूछूं 1 मिनट में कितनी जंग लग गई, या 1 घंटे में लोहे में कितनी जंग लग गई? लोहे में जंग लगने में कम से कम 2 3 4 महीने का समय लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में 3 4 महीने का समय लगता है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इसके रेट को मेजर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। 1 घंटे में कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, आपको रेट मिलेगा ही नहीं, 10 to 0 रेट मिलेगा। अच्छा, हिमांशु बेटा करा दूंगा, हिमांशु करा दूंगा, हाँ। कौन सा बेटा प्रिंस, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन 100 ml 198 पार्शियल प्रेस। हाँ, ये तो प्रिंस ये तो उसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हेनरी ला का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन करा दूंगा, अभी पढ़ा लेने दो तो जरा। हाँ, तो ये बात है। तो देखो, हम किस तरह के रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं? तो हम मेजर करते हैं इस तरह के रिएक्शन के रेट को जो एवरेज स्पीड से चलती है। मॉडरेट रिएक्शन होती है या स्लो रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, नॉर्मल स्लो। मॉडरेट रेट से चलने वाली, एवरेज स्पीड से चलने वाली रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं। मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो कभी कभी यही बात पूछ ली जाती है, ये बात स्टेटमेंट में पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, आप किस तरह की रिएक्शन के रेट को मेजर करोगे? जो एवरेज स्पीड से चलेंगी, जो स्लो स्पीड से चलेंगी। इसीलिए आप लोगों को यदि याद हो तो ऑर्गेनिक में आप क्या लिखते थे? स्लो स्टेप को रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में लिखते थे, आरडीएस। आरडीएस किसको लिखते हो? स्लो स्टेप को। स्लो स्टेप मतलब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, वो स्टेप जिससे रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो स्लो स्टेप का मतलब मॉडरेट स्टेप है, ध्यान रखना। स्लो स्टेप या स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब ये वाली स्लो नहीं है, वेरी स्लो रिएक्शन नहीं है। स्लो रिएक्शन का मतलब है जो मॉडरेट रेट से चल रही है, जो क्या है, मिनट में खत्म हो रही है। जो कब खत्म हो रही है? मिनट में खत्म हो रही है या आवर में खत्म हो रही है, या आवर में खत्म हो रही है। ऐसी रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। जो सेकंडों में खत्म होती है बहुत फास्ट, जो हफ्तों में महीनों में खत्म होती है वो बहुत स्लो रिएक्शन। तो हम लोग किस तरह के रिएक्शन के रेट को मेजर करेंगे? जो मॉडरेट रेट से चलती हैं, जो स्लो रेट से चलती हैं, उन रिएक्शन के रेट को हम मेजर करेंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब यदि ये हमें पता चल गया कि हम भाई किस तरह के रिएक्शन के रेट को मेजर करेंगे, तो अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, रेट क्या होता है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि रेट होता क्या है। तो सारे बच्चे जरा गौर से ध्यान देंगे कि रेट क्या होता है। अच्छा देखो, जैसे हमें डिस्टेंस कवर करनी है तो हम डिस्टेंस के रूप में, अपनी डिस्टेंस के रूप में रेट को बताते हैं। मगर रिएक्शन का रेट कैसे बताएं? क्योंकि रिएक्शन कोई 5 किलोमीटर तो चलेगी नहीं कि भाई ए रिएक्शन 5 किलोमीटर चलती है, बी रिएक्शन 3 किलोमीटर चलती है।
तो रिएक्शन का रेट किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है? तो गौर सुनिएगा, किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर दो तो वो रेट बन जाता है। किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर दो तो वो रेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 किलोमीटर पर सेकंड चलते हो या पर मिनट चलते हो तो रेट हो गया। आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, ये डिस्टेंस है। मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा घर और स्टूडियो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस है, रेट नहीं है। अब जैसे ही मैं कह देता हूं कि यार 2 किलोमीटर चलने में मुझे 10 मिनट लगते हैं, तो ये रेट बन गया। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा यार पूरी क्लास में मैंने 1000 वर्ड बोले, तो ये टोटल वर्ड है जो पूरी क्लास में निकले। मगर यदि मैं इसी चीज को ऐसे बोल दूं कि पर सेकंड 2 वर्ड निकल रहे हैं, तो ये मेरे बोलने का रेट हो गया। ये मेरे बोलने का रेट हो गया। तो किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर देते हो तो वो रेट बन जाता है। जैसे मान लो मम्मी आपको टोटल 4 थप्पड़ मार रही हैं। मम्मी आपको टोटल 4 थप्पड़ मार रही हैं, तो ये टोटल थप्पड़ है 4, ये कोई रेट नहीं है। मगर 1 सेकंड में 1 थप्पड़ पड़ रहा है, तो ये रेट हो गया। ये थप्पड़ मारने का रेट है, पर सेकंड 1 थप्पड़, पर सेकंड 1 थप्पड़। तो जब आप किसी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर देते हो तो वो रेट बन जाता है। अब जब कोई रिएक्शन होगी तो उसमें क्या हो रहा होगा? उसमें चेंज हो रहे होंगे कंसंट्रेशन। उसमें क्या चेंज हो रहा होगा? कंसंट्रेशन। तो सारे बच्चे काउंट करके बताना, मम्मी के मारने का रेट क्या है ना? पापा के मारने का रेट क्या है? और किसके मारने का रेट ज्यादा होता है? मम्मी के मारने का रेट ज्यादा होता है कि पापा के मारने का रेट ज्यादा होता है? बताओ भाई, बताओ। 2 लप्पड़ पर सेकंड मम्मी के आजकल आतंक मम्मियों का चल रहा है क्या? सब बच्चे मम्मी से डर रहे हैं। मम्मी के है, क्या बात है। हमारे जमाने में तो पापा का आतंक चलता था, आजकल लगता है मम्मियों का आतंक चल रहा है। हाँ, मदर, हाँ, फादर वाले बहुत कम लोग हैं। हाँ, एक कह रहा सर दोनों सोनाली कह रही सर हमारे यहाँ तो दोनों का आतंक है। ओके, हाँ। सिन्हा कह रहा कि हमें तो सर आज तक किसी ने नहीं मारा। अरे तुम अच्छे बच्चे होगे, हम इन लोगों की तरह, हमारी तरह शैतान थोड़ी होगे, तो क्यों मारे जाओगे? हम्म 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 हाँ, तो आजकल इसका मतलब मम्मियाँ छाई हुई हैं, है ना? मम्मियों का आतंक चल रहा है, बच्चों के दिलों में जो डर है, दहशत है, वो मम्मियों की है। एक्चुअल में इसका एक रीजन है। आजकल वाइफ का आतंक चल रहा है, तो हस्बैंड बेचारा पहले ही डरा है, तो वो उससे सर्किल से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, तो बच्चों को भी वो ज्यादा डरा नहीं पा रहा है। डरा मम्मियां ही पा रही हैं आजकल बच्चों को भी, है ना? लवकुश को आप मारते हो या मैम? अब मैंने तुम्हें क्या एग्जांपल दिया अभी, इससे तुम समझ ना पाए, इससे तुम नहीं समझ पाए कि वाइफ का आतंक है, मम्मियों का आतंक है, तो हम कैसे मार सकते हैं? भाई जो तुम्हारे घर में वो हमारे घर में, हम कोई अलग दुनिया से थोड़ी आए हैं। क्यों भाई, हम कोई अलग दुनिया से आए हैं क्या? हम भी इसी गोले के, हम भी इसी गोले के, हाँ, हम भी इसी गोले के। तो आजकल आतंक जो है, तुम लोग भाई मम्मी अम्मी के आसपास तो नहीं पड़ रहे हो, नहीं तो हमें भी गालियां सुनाई जा रही होंगी कि ये मास्टर हुआ बहुत बदमाश है? हाँ, चलो अब पढ़ाने दो तुम लोग यार, कहाँ ले के चले गए मुझे। तो जरा देखो रेट क्या है, तो रिएक्शन का रेट किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा? तो रिएक्शन का रेट मेजर किया जाता है कंसंट्रेशन के चेंज के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के चेंज के रिस्पेक्ट में। और वैसे मैं बताऊं, बच्चों को मम्मी से ही डरना चाहिए। क्यों? उसका रीजन बता दो। फादर पूरे दिन में एक टाइम मिलेगा। मान लो पापा ऑफिस चले गए, तो अब तो बच्चे आवारा घूमेंगे, मम्मी को समझेंगे नहीं कुछ, मम्मी को पटा लेंगे इधर उधर करके।
तो वो अब क्या है, 12-13 घंटे उनको डांटने वाला, मारने वाला, दहशत वाला कोई है नहीं। तो अब की पॉलिसी ज्यादा सही है, मम्मी तो पूरे दिन घर में, आओ बेटा इधर आओ। तो डर मम्मी का ही होना चाहिए, पापा का नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर। यदि मम्मी का डर रहेगा तो पूरे दिन वो पढ़ता रहेगा, अपना सही रहेगा। नहीं तो वो क्या है, जब पापा आ रहे होंगे ऑफिस से तब बैठेगा पढ़ने, तब वो घर के अंदर आएगा, है कि नहीं। तो मेरा मानना है कि डर मम्मी का ही होना चाहिए। इसीलिए मैं नहीं कुछ बोलता हूं लवकुश को, मैं इन्हीं को बोलता हूं भाई तुम जरा फाइट करके आओ। ठीक है, मैं वाइफ को ही बोलता हूं, मैंने भाई तुम जरा फाइट करके आओ। तो वो अपना तुरंत दुर्गा बनी खटाखट। मैं तो बस उन लोगों के बच्चों की बात सुन लेता हूँ। एक्चुअल में मम्मी बोलती है कि पापा को बोल दूंगा। आपकी मम्मी थोड़ा पुराने जमाने की है। आजकल की मम्मी जो है ना, ये कहती है पापा को बोल दूंगा, मगर पापा कहते नहीं तुम ही निपटो, हमें बीच में मत लाओ। तो मैं तो कहता हूं तुम ही निपटो, हमें बीच में मत लाओ। हमें तब लाओ जब काम ना बनना हो, है ना। हाँ, लास्ट ओवर में लाओ मुझे, ओपनिंग तुम करो, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग तुम करो, लास्ट के जब 5 ओवर बचे मैच ना निकल रहा हो तो मुझे बताओ, तब मैं आके बैटिंग करूंगा। और ऐसा पूरे 2-3 साल में एक बार आता है, एक बार आता है 2-3 साल में एक बार, नहीं तो आता ही नहीं है ना। हाँ, अच्छा आजकल के बच्चे भी समझदार हो गए, वो मम्मी पापा दोनों को पटा के रखते हैं। आजकल के बच्चे बहुत तेज है, वो मम्मी को भी पटा के रखते, पापा को भी पटा के रखते। पापा के सामने पापा अच्छे हैं, मम्मी के सामने मम्मी अच्छी है, बहुत तेज है। चलो, ऐसा थोड़ा गार्जियन ही तेज होते हैं, बच्चे भी तेज होते हैं। हाँ, चलो, अब कोई भी बच्चा मेरे से बात नहीं करेगा। तुम लोग जो है ना मुझे बहका देते हो, अब सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है। अच्छा, अब रेट क्या है, तो रिएक्शन का रेट जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हम लोग रिएक्शन के रेट को क्या कहते हैं, चेंज इन, देखो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, change in concentration of reactant or product per unit time. Change in concentration of reactant and product per unit time. पर यूनिट टाइम को आप चाहो तो पर सेकंड भी कह सकते हो, बात एक ही है, पर सेकंड, पर सेकंड मतलब क्या है, किसी का भी जो रेट है वो ये है, रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन कितना टाइम लगा। मतलब ये है, गौर से देखो, हम यदि सपोज करें कि कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो एक रिएक्शन है A इक्वल टू B, है ना। अब A0 क्या है, इनिशियल वैल्यू है, T इक्वल टू 0 पर वैल्यू, जब कोई समय नहीं हुआ है तो सिर्फ रिएक्टेंट होगा, इसको कहते हैं A0। A0 का मतलब इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का मतलब, इनिशियल वैल्यू का मतलब T इक्वल टू 0 की वैल्यू। अब मान लो रिएक्शन T सेकेंड हो गई, तो जब रिएक्शन T सेकेंड हो गई तो इसमें से कुछ डिसोसिएट हो जाएगा, हाँ इसमें कुछ डिसोसिएट हो जाएगा, और जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा। क्यों, यहां पर भी 1 लिखा है, यहां पर भी 1 लिखा है, मतलब सेम रेशियो है। सेम रेशियो का मतलब जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा।
तो ये X डिसोसिएट हो रहा है तो ये X फॉर्म होगा ऐसे। अब आफ्टर T सेकेंड रिएक्टेंट कितना है? A नॉट माइनस एक्स। आफ्टर T सेकेंड रिएक्टेंट कितना है? A नॉट माइनस एक्स। इसी को दे दिया जाता है नाम AT। AT का मतलब क्या है? आफ्टर T सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आफ्टर T सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। T सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? 80। 80 बोलो या A नॉट माइनस एक्स बोलो। इस A नॉट माइनस एक्स का नाम हमने क्या रखा है? 80 रखा है। इट A नॉट माइनस एक्स का मैंने क्या नाम रखा है? 80 रखा है। तो गौर सुनो, T इक्वल टू 0 पर क्या प्रोडक्ट होगा? नहीं होगा, 0। T इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट होगा? हाँ होगा। उसको मैंने A नॉट कहा गया। A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो T इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। अब रिएक्शन T सेकंड चल चुकी है, T सेकंड चल चुकी है मतलब 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 100 सेकंड चल चुकी। तो भाई जब रिएक्शन चली है तो रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ होगा। तो मैंने मान लिया कि X मोल ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया या X कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया। तो जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ये फॉर्म होगा। क्यों? यहां पर क्या है? 1 और यहां पर क्या है? 1। सेम रेशियो है। यहां पर क्या है? 1 और यहां पर क्या है? 1। सेम रेशियो है। तो X डिसोसिएट हुआ, X फॉर्म। तो A में से X डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना? A नॉट माइनस एक्स। अब A नॉट माइनस एक्स क्या है? T सेकंड बाद रिएक्टेंट की बची हुई वैल्यू। T सेकंड के बाद रिएक्टेंट की बची हुई वैल्यू क्या है? A नॉट माइनस एक्स। इसी पूरी वैल्यू को मैंने एक नया नाम दे दिया AT। इसी पूरी वैल्यू को मैंने एक नया नाम दे दिया AT, आफ्टर T सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब जरा बताओ, यदि मैं तुमसे A का रेट पूछूं तो तुम कैसे बताओगे? फार्मूले के हिसाब से A का रेट निकालो। यदि मैं तुमसे कहता हूं कि रेट ऑफ A बताओ, A का रेट निकालो, तो कैसे निकालोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन। फार्मूला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया? तो भाई देखो, ये फाइनल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई चेंज कैसे निकालोगे? चेंज हमेशा ऐसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ऐसे ही तो निकालोगे। इसको चाहो तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी कर दो। अब बताओ, ए का रेट निकाल रहे हो तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 80। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट डिवाइडेड बाय ए का रेट निकाल रहे हो तो ए का फाइनल कंसंट्रेशन 80, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ए का फाइनल टाइम टी सेकेंड, ए का इनिशियल टाइम 0। तो ए का रेट क्या आ गया? 80 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई टी। ए का रेट कितना आ गया? 80 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई टी। क्या ये सही है? यस या नो? अच्छा, अब बी का रेट निकालो। अब बी का रेट निकालो तो फार्मूला तो वही है, क्या? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? x। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है? 0। फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0। तो क्या आ गया? x बाई टी। x बाई टी। भाई जब A का रेट निकालोगे तो A का कंसंट्रेशन लिखोगे, B का रेट निकालोगे तो B का कंसंट्रेशन लिखोगे। जिसका रेट उसी के कंसंट्रेशन का चेंज, जिसका रेट उसी के कंसंट्रेशन का चेंज, और टाइम भी उसी का, मगर टाइम दोनों का सेम है। क्यों? अब जैसे मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा तो तुम 1.5 घंटे पढ़ोगे,
जबकि बोलने का रेट दोनों का अलग अलग होगा। मेरा बोलने का रेट ज्यादा होगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा बोलने का रेट कम होगा क्योंकि जब तुम्हें डाउट आएगा तब तुम पूछोगे, नहीं तो बाकी टाइम तो तुम सुनोगे बैठ के। मगर टाइम टाइम दोनों का सेम खर्च हुआ। क्यों? यदि मैंने 1.5 घंटे पढ़ाया तो तुमने 1.5 घंटे पढ़ा, मगर बोलने का रेट अलग है। मैंने 1.5 घंटे में यदि 10,000 वर्ड बोले तो तुम उस 1.5 घंटे में क्या है 100 वर्ड या 50 वर्ड बोलोगे, मगर टाइम देखो बराबर खर्च हो रहा है। क्योंकि एक ही कंटेनर में जब रिएक्शन हो रही है तो टाइम तो सबके लिए सेम है। अब इसमें ए पड़ा है, बी पड़ा है, सी पड़ा है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ए के लिए भी वही टाइम, बी के लिए भी वही टाइम, सी के लिए भी वही टाइम, और जब खत्म हुई तो वही ए के लिए, वही बी के लिए, वही सी के लिए। क्यों? क्योंकि तीनों उसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है ना। तो अब इस क्लास में जितने बच्चे हैं सबके लिए टाइम सेम है। यदि मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा तो सारे बच्चे 1.5 घंटे पढ़ेंगे, मगर सबके वर्ड, पूरी क्लास में निकलने वाले वर्ड अलग अलग है। मैं 5,000 वर्ड बोलूंगा, कोई बच्चे 100 वर्ड बोलेगा, कोई 50 वर्ड बोलेगा, कोई 10 वर्ड बोलेगा, कोई बोलेगा ही नहीं। किसी को कोई डाउट आया नहीं तो उसने कुछ बोला ही नहीं, है ना। हाँ, एक एक करके सब बताऊंगा, परेशान ना हो। आदर्श, तो देखो ए का रेट क्या आया? ए का रेट आया 80 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई टी। बी का रेट कितना आया? एक्स डिवाइडेड बाई टी। ए क्या है? रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट का रेट है। ए हमारा क्या है? रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट का रेट है। बी हमारा क्या है? प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट का रेट है। हाँ चुलबुली, चुलबुली बेटा आपको क्या नहीं समझ में आया? बस पूछो, चुलबुली आपको क्या नहीं समझ में आया? पूछो पूछो। जो फार्मूला मैंने लिखा है उसमें वैल्यू डाली है। फार्मूला क्या है रेट का? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कितना समय लगा उस कंसंट्रेशन के चेंज में, कितना समय लगा उस कंसंट्रेशन के चेंज में, कितना समय लगा। सर जी रेट रिवर्स रिएक्शन का निकालने का भी आपका भी आ सकता है। अमय गुप्ता, गुप्ता जी परेशान ना हो, मैं एक एक करके सब बता दूंगा। अभी स्टार्ट तो करने दो। रिवर्स रिएक्शन का भी रेट निकालना सिखा दूंगा, और आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सबके लिए एक ही चीज लिखोगे, कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय उस कंसंट्रेशन के चेंज में लगा समय। कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय उस कंसंट्रेशन के चेंज में लगा समय, लगा समय। तो भाई ए के कंसंट्रेशन के चेंज को आपने डाला तो ए का रेट आया, आपने बी के कंसंट्रेशन के चेंज को डाला तो बी का रेट आया। जिसके कंसंट्रेशन के चेंज को लिखोगे उसी का रेट आ जाएगा। ये देखो ऐसे चेक करो, है। अब जरा देखो, यदि कोई बच्चा, गौर सुनना, यदि कोई बच्चा 80 की वैल्यू डाल दे, 80 की वैल्यू क्या है? ए नॉट माइनस एक्स। यदि कोई बच्चा 80 की वैल्यू डाल दे तो क्या हो जाएगा? देखो ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट कट गया, क्या आ गया? अब देखो ए के रेट में क्या आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है, और बी के रेट में क्या आ रहा है? प्लस साइन। जब कोई साइन नहीं होता है तो क्या मानते हो? प्लस मानते हो। जब कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हो? प्लस साइन मानते हो। तो ए के रेट में माइनस साइन क्यों आ रहा है और बी के रेट में प्लस साइन क्यों आ रहा है? जबकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। भाई या तो रेट होगा या नहीं होगा, या तो रिएक्शन होगी या रिएक्शन नहीं होगी, बात खत्म है कि नहीं? भाई या तो मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, माइनस कैसे हो जाएगा? तो रेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस होती नहीं है। तो ये माइनस क्यों आ रहा है? देखो रेट इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, और जबकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है ही नहीं।
तो ये माइनस साइन रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन को। माइनस साइन ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ये देखो, पहले ए नॉट था, अब ए नॉट माइनस एक्स हुआ है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है। तो माइनस साइन बता रहा है कि यार कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। और यहां देखो प्लस साइन क्या बता रहा है, पहले 0 था, अब कितना है x, तो यहां कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो माइनस साइन और प्लस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन और प्लस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है रिएक्शन होने पे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन को, रिप्रेजेंट चेंज इन कंसंट्रेशन। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। माइनस साइन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। माइनस साइन रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, रेट तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। रेट क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो ये माइनस है, इसका मतलब ए का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसका क्या है प्लस, इसका मतलब बी का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, ड्यूरिंग रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, आपने कहा कि सर एक बार मैं करके देखूंगा, मैंने कहा ठीक है तुम कर लो भाई। जरा ये देखो, अब मैंने एक रिएक्शन लिखी, देखो ए इक्वल टू बी, अब इसकी वैल्यू ए नॉट, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पर। अब ये क्या आया, ए नॉट माइनस x1 t1 सेकेंड पे। अब देखो ए नॉट माइनस x2 t2 सेकेंड पे। अब ये क्या चीज है जरा समझना, ये इसको मैंने नाम दे दिया AT1, इसको नाम दे दिया AT2। आफ्टर T1 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, T2 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, T1 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, T2 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखो रेट कितनी तरह से लिखा जा सकता है, गौर समझिए। रेट का फार्मूला वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब मुझे बताओ आप कौन सा रेट निकाल रहे हो, आप इस ड्यूरेशन का रेट निकालना चाहते हो या आप इस ड्यूरेशन का रेट निकालना चाहते हो, है कि नहीं, समझो। तो जिस ड्यूरेशन का रेट निकालोगे वही इंटरवल लोगे, जिस इंटरवल ऑफ टाइम को लोगे उसी इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में आप कंसंट्रेशन को लिखोगे। मतलब देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए ध्यान दो, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 1 मिनट। पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, वो चीज अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, रुक जाइए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा रेट बताओ, ये टी सेकेंड, ये मैं पीछे सॉल्व कर चुका हूं। मैंने आपसे पूछा रेट ऑफ ए बताओ, तो आप क्या लिखोगे, फाइनल रेट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इस कंसंट्रेशन के चेंज में लगा टाइम, क्या लगा टाइम, t माइनस 0, कितना टाइम लगा, t माइनस 0 टाइम लगा। और ये देखो वैल्यू आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, ए का रेट, ए का रेट हमारा ये आ गया, क्लियर है, क्लियर है। अब यदि आप सॉरी ये देखो अभी मैं पीछे निकाल के लाया हूं, अब मैंने कहा बी का रेट बताओ, तो बी का रेट आपने निकाला, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये आ गया, ये देखो आया आया।
मान लो किसी रिएक्शन में t इक्वल टू 0 की वैल्यू दी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं सीधा यहां से क्वेश्चन उठाऊं, देखना डरना नहीं कोई बच्चा। मैंने कहा 5 सेकंड बाद पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन AT1 है आफ्टर T1 सेकेंड, और जब इसका कंसंट्रेशन क्या है X1 आफ्टर T2 सेकेंड, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन AT2 है और इसका X2 है। हम इनिशियल वैल्यू दे ही नहीं रहे, हमने कहा 5 सेकंड बाद मुझे पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 5 मोल पर सेकंड है, 5 मोल पर लीटर है, और 10 सेकंड बाद पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है। अब t इक्वल टू 0 की वैल्यू गायब है, तो कैसे लिखोगे फार्मूला? तो मैंने आपको बताया है कि फार्मूला है क्या। देखो आप यदि अच्छे से देखो तो रेट का फार्मूला ये है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। उस कंसंट्रेशन में लगा टाइम, उस कंसंट्रेशन के चेंज में लगा टाइम, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाय उस टाइम इंटरवल को, ये है। अब करो देखो जरा बच्चों, यदि ये फाइनल है तो इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल कौन है, ये। जिस टाइम ड्यूरेशन को, जिस कंसंट्रेशन को चेंज लोगे उसी रिस्पेक्ट में टाइम ड्यूरेशन को लोगे। यदि ये फाइनल है तो इस फाइनल का इनिशियल कौन है, ये। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 पे दिया ही नहीं है। तो यदि मैं ये कंसंट्रेशन का चेंज ले रहा हूं तो यही वाला टाइम भी लूंगा। तो आप क्या लिखोगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इतना। अब इस टाइम को कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब क्या आ गया, रेट ऑफ ए, ये आ गया। अब रेट ऑफ ए ये आ गया। क्या किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आई, ये कैसे लिखा मैंने? क्या किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आई कि ये कैसे लिखा मैंने, बताओ? क्या किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आई ये कैसे लिखा मैंने, समझ जाओगे? यस, वेरी गुड, बहुत सही। तो फाइनल और इनिशियल रिस्पेक्ट में चलेंगे। मेरा बस इतना कहना है कि जिस इंटरवल आप टाइम को लोगे, जिस इंटरवल आप टाइम को लोगे उसी के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन को लोगे, या उल्टा बोल दो, जिस कंसंट्रेशन को सेलेक्ट करोगे उसी के रिस्पेक्ट में टाइम को सेलेक्ट करोगे, उसी के रिस्पेक्ट में टाइम को सेलेक्ट करोगे। अब उसमें से जो बाद वाला है वो आफ्टर टी टाइम हो गया, और जो पहले वाला है वो इनिशियल हो गया। तो ये आफ्टर टी टाइम हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो डिफरेंस कितना है, इतना। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बस सिंपल सी बात है भाई। फार्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन ए का कितना है, ये, और इनिशियल कंसंट्रेशन ए का कितना है, ये डाल दिया। जब फाइनल कंसंट्रेशन ये था तो टाइम कितना था, ये। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ये था तो टाइम कितना था, ये डाल दिया। हाँ, रेट का फार्मूला फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में माइनस साइन आएगा, देखो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में माइनस साइन आएगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन सॉरी रिएक्टेंट के रेट में माइनस साइन आएगा, प्रोडक्ट के रेट में प्लस साइन आएगा। रिएक्टेंट के रेट में कैसा आएगा, माइनस, प्रोडक्ट के रेट में कैसा आएगा, प्लस। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो माइनस साइन कंसंट्रेशन के चेंज को बताता है,
माइनस साइन बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, प्लस साइन बता रहा है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। अब किसी ने कहा सर क्या इस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है, मैं क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताइए। अब देखो मैं दो क्वेश्चन आपके लिखता हूं और दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन मैं चाहूंगा आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए। हम्म बताओ भाई क्या आंसर आएगा? सब लोग आंसर बताओ, सब लोग आंसर बताओ। A plus B gives C. Concentration of reactant A initially 2 mole per liter. After 10 seconds, concentration of A is 1.2 mole per liter. Calculate rate of A. Calculate rate of A. तो भाई जिसका रेट निकाल रहे हो क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, उसमें लगा समय। फाइनल कितना है? ए का कंसंट्रेशन ये, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? ये। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? ये। अब उसमें टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। तो ए का रेट कितना आया? ए का रेट कितना आया? ये आया। ए का रेट कितना आया? ये आया। प्लस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ए क्या है? रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के रेट के आगे माइनस साइन आएगा। ए क्या है? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रेट के आगे माइनस साइन आएगा। क्या सबका सही आंसर आ रहा है? क्या सबका सही आंसर आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है? फिर मैंने यही क्वेश्चन लिखा, सेम क्वेश्चन, देखना। आफ्टर 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड, concentration of reactant A is 3 मोल पर लीटर। ये चलो इसी को लिख देता हूं, इसी चीज को आगे बढ़ा देता हूं। 1.2 मोल पर लीटर एंड 0.8 मोल per liter respectively. Calculate rate of A. A.
बताओ, आंसर बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वही रिएक्शन है, आफ्टर 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इतना एंड इतना, कैलकुलेट रेट ऑफ ए। अब आपको पता है, अब देखो, अब आपको पता है कि t इक्वल टू 0 की वैल्यू नहीं दी है, हमें नहीं पता है कि t इक्वल टू 0 पे क्या है, मगर वो इसी चेंज का तो रेट पूछ रहा है। तो इनिशियल कौन है? अब इनिशियल वैल्यू क्या होगी? ये। फाइनल वैल्यू क्या होगी? ये। हमारा रेट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी एक मिनट, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो कितना निकल के आया? कितना निकल के आया? क्या सबका ये निकल के आ रहा है? भाई सबका ये निकल के आ रहा है? बताओ, सबका ये निकल के आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नो सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मस्त चल रहा है, वेरी गुड। अब कहानी को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। अच्छा चलो, अब मैं आपको बताता हूं और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, आगे बढ़ाता हूं। अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ, ये देखो, गौर से सुनिए, ये एक क्वेश्चन समझो या एग्जांपल समझो या कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ये देखो, एक रिएक्शन दी है, सब लोग देखिएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है? ऐसे, इसकी इनिशियल वैल्यू ए नॉट, इसको ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा समझोगे। ऐसे, इसकी इनिशियल वैल्यू ए नॉट, टी इक्वल टू 0 पर, हाँ, ए नॉट माइनस एक्स, ये क्या आ गया? 2x, ये आया 3x आफ्टर टी सेकेंड। क्यों? जितना ये ब्रेक होगा उसका डबल ये ब्रेक होगा। यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, तो जितना ये ब्रेक हो रहा है उसका डबल ये फॉर्म होगा, जितना ये ब्रेक होगा उसका ट्रिपल ये फॉर्म होगा। यहां 3 लिखा है, जितना ब्रेक करोगे उसका डबल ये फॉर्म होगा, जितना ब्रेक करोगे उसका ट्रिपल फॉर्म होगा। आपने कितना ब्रेक किया? x, तो x का डबल फॉर्म होगा 2x, x का ट्रिपल फॉर्म होगा 3x। ए नॉट माइनस एक्स को आप क्या नाम देते हो? एटी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रेट ऑफ ए बताओ, तो आप क्या लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, टी सेकेंड। यहां से यहां तक का टाइम क्या है? टी। फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हो कि मैं क्या क्या लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। तो ए का रेट कितना आया? ये देखो। अच्छा, बी का रेट निकालो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। बी का रेट कितना आया? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ये सही है? सब लोग समझ पा रहे हो? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब सी का रेट लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या ये बात सही है? सबको समझ में आया कैसे लिखा? क्या ये बात सही है? सबको समझ में आया कैसे लिखा? अच्छा, अब मुझे एक एक करके सारी बातें बताओ, गौर से देखो। ए का रेट ये है, बी का रेट ये है और सी का रेट ये है। क्या ये तीनों आपस में बराबर है? क्या ये तीनों आपस में बराबर है? नहीं। ए का रेट बराबर नहीं है बी के, बी का रेट बराबर नहीं है सी के।
ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है ना। अब इनमें से कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है? ये इंडिविजुअल रेट ए का है कि ए किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है। आर ए क्या बता रहा है? आर ए बता रहा है ए किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है। इसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अच्छा, ये क्या है और ये क्या है? ये क्या है? बी और सी किस रेट से फॉर्म हो रहे हैं? ये क्या है? बी एंड सी किस रेट से फॉर्म हो रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस, या अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस। अब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि ये क्या है? इंडिविजुअल रेट है। इनको आप क्या बोल रहे हो? इंडिविजुअल रेट बोल रहे हो। ये इंडिविजुअल रेट है, कि बी, ए किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, बी किस रेट से फॉर्म हो रहा है, और सी किस रेट से फॉर्म हो रहा है। मतलब अपना अपना रेट है। तो इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा है? इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन तो पूरी है, ये पूरी रिएक्शन है। इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा है? ए वाला रेट ऑफ रिएक्शन है, बी वाला रेट ऑफ रिएक्शन है, या सी वाला रेट ऑफ रिएक्शन है? इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा है? तो अब गौर से समझिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो, इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। आर ए, आर बी, आर सी ये इंडिविजुअल रेट है। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कौन है? रिएक्शन का रेट कौन सा है? तो गौर समझिए, रिएक्शन का रेट जो होता है वो ये होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। अब देखना, अब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1।
उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 बराबर रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका 3, तो इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के आगे क्या आएगा प्लस, क्यों कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट के आगे क्या आएगा माइनस। अब देखना तीनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम होगा। देखो इसकी वैल्यू सेम आएगी, x डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आया x बाई टी आया। अच्छा इसकी लिखो 2x बाई टी डिवाइडेड बाई, सॉरी इसकी लिखो 2x बाई टी डिवाइडेड बाई 2। जरा चेक करो क्या आया, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही है, 2 से 2 कट गया। इसकी लिखो 3x डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई 3। चेक करो क्या आया। अब आप चेक करो सबकी वैल्यू सेम आ रही है, क्यों? क्योंकि भाई रिएक्शन का रेट तो पूरी रिएक्शन का एक ही होगा। ये देखो तो गौर समझो, ए इंडिविजुअल रिएक्टेंट है उसका रेट अलग हो सकता है, बी इंडिविजुअल प्रोडक्ट है उसका रेट अलग हो सकता है, सी इंडिविजुअल प्रोडक्ट है उसका रेट अलग, सॉरी उसका रेट अलग हो सकता है, मगर रेट ऑफ रिएक्शन पूरी रिएक्शन का एक ही होता है। वो 2-4 थोड़ी हो सकते हैं। मैं अलग रेट से भाग सकता हूं, तुम अलग रेट से भाग सकते हो, मगर एवरेज रेट तो सेम ही होगा। तो इंडिविजुअल रेट क्या होता है, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय ये। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को दिखाता है, प्लस साइन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को दिखाता है, और ये क्या है, ये सिर्फ रेट को दिखाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव लिखा जाएगा, ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट निगेटिव थोड़ी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आर ए माइनस हो सकता है, आर बी प्लस हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निगेटिव होगा? माइनस साइन प्लस साइन कंसंट्रेशन के चेंज को शो करते हैं बस, और कुछ नहीं। रिएक्टेंट में माइनस लगाओगे, प्रोडक्ट में प्लस लगाओगे। देखो ये रिएक्टेंट था तो माइनस लगाए, ये प्रोडक्ट है तो इनके आगे प्लस लगे। ये देखिए, अब माइनस के आगे माइनस रख दोगे तो कट जाएगा। ये लो, आप मान लो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह जाना चाहते हो कि नहीं सर हम तो मैथमेटिक्स का कीड़ा है, हम प्योर मैथमेटिक्स की तरह जाएंगे, तो लो भाई आर ए की वैल्यू क्या है माइनस एक्स अपॉन टी, लो माइनस माइनस कट गया, हो गया, मैथमेटिक्स का कीड़ा कर लो। तो अब आपको एक बात समझनी है, क्या समझनी है, गौर से देखो। तो सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, जिसका रेट लिख रहा है उसी का, जिसका रेट लिख रहा है उसका। और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया है। क्या कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है, गौर समझो। यदि हमारे पास कोई रिएक्शन ऐसे लिखी है, ये देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप अपने आप ये लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट माइनस रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्लस रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और इंडिविजुअल रेट क्या है? तो इंडिविजुअल रेट कैसे निकलेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ऐसे इंडिविजुअल रेट निकलेगा। मगर यहां से एक बात और हमें समझ में आई, क्या? आप किसी भी रिएक्शन के रेट अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर कर सकते हो। जैसे स्टोइकियोमेट्री में पढ़ाया था, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर कर सकते हो। उसी तरह आप पूरी रिएक्शन में किसी के भी रेट अपॉन कोएफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर सकते हो। मतलब मुझे आर का ए का रेट मिल जाए तो हम बी का निकाल सकते हैं, और बी का रेट मिल जाए तो हम सी का निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेट अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो सबका आपस में बराबर होता है। तो मान लो मुझे ए का मिल गया और आप सी का पूछ रहे हो, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये लो, ए का मुझे पता है, सी का निकल आएगा। कोएफिशिएंट तो पता ही होते, कोएफिशिएंट तो पता ही होते। मान लो आपको सी का पता है, बी का पूछ रहे हो, तो बी और सी को बराबर कर देंगे। रेट बराबर नहीं होते, कोएफिशिएंट, रेट अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है। और विद साइन लिखोगे, ध्यान रखना, विद साइन। एक बच्चा पूछ रहा है इंडिविजुअल रेट को रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन होता ही नहीं है, तो बोल कैसे सकते हो? इंडिविजुअल रेट रेट ऑफ रिएक्शन तब बनेगा जब कोएफिशिएंट 1 हो, जब कोएफिशिएंट 1 हो। तो इंडिविजुअल रेट एक अलग चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन एक अलग चीज है, ध्यान रखना। और इंडिविजुअल रेट में जब कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो तब वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू देखो बार बार एक ही आती है, चाहे जहां से निकालो, ये देखो। मगर इंडिविजुअल रेट की वैल्यू अलग अलग होती है, ये देखो। मगर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू एक ही होती है। किसी रिएक्शन का रेट 2-4 थोड़ी हो जाएंगे, बताओ? रिएक्शन का रेट तो एक ही होगा, मगर रेट ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो, इंडिविजुअल रेट कुछ भी हो सकता है। और रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट के बराबर भी हो सकता है। क्यों? क्यों? अरे कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो बराबर हो जाएगा। अब यहां देखो खेल, यहां पे खेल देखो। तो अब दो बातें दिमाग में बैठा लो, इससे खूब क्वेश्चन बनेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, पहला। और किसी एक का रेट दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है, क्यों? बराबर कर देंगे। मान लो ए का दिया है तो हमें अपने आप बी का पता है, ए का दिया है तो अपने आप सी का पता है, बराबर करके निकाल लेंगे। रिएक्टेंट के सामने माइनस लगाओगे, प्रोडक्ट के सामने प्लस लगाओगे, रिएक्टेंट के सामने माइनस लगाओगे, प्रोडक्ट के सामने प्लस लगाओगे। क्लियर है? क्लियर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं तुम में से कितने लोग बता पाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखता हूं तुम में से कितने लोग बता पाते हैं। बताओ, क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट से ज्यादा हो सकता है? बताओ, क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट से ज्यादा हो सकता है? कहां चला गया? बताओ, यस या नो? जल्दी बताओ आप लोग। सर्दी लग रही है, एसी बंद करता हूं। मुझे पता था कि तुम निकम्मे लोग मेरे जाल में फंस जाओगे। मुझे पता था मुन्ना। यस। क्यों? देखो देखो भाई, ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट पे।
ये किस पे डिपेंड करता है? कॉफिशिएंट पे। यदि कॉफिशिएंट ऐसा है तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जब इंडिविजुअल रेट में 2 से डिवाइड करेंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, जब इंडिविजुअल रेट में 3 से डिवाइड करोगे तब रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कम है और इंडिविजुअल रेट ज्यादा है। ये देखो, अब मान लो कोई रिएक्शन ऐसे बैलेंस है, तो मान लो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से छोटा है। ये देखो, ओए बच्चों इधर ध्यान दो, डरना नहीं। देखो अभी मैं बैलेंस करा देता हूं, अब देखना तुम रोने धोने लगोगे। अब देखना, दिमाग की बत्ती नहीं जला रहे हो। मैंने तुमसे कब बताया कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से बड़ा होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से छोटा हो सकता है। अब पढ़ो, अब निकालो जरा रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का। देखो ये तो बराबर हो गया। अब ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करो। अब जरा इसको करो। मुन्ना मुन्ना, जरा ये देखो मुन्ना, ये देखो, आया मजा? अब बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट से डबल आ रहा है, चेक करो। ये देखो आ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके रेट से ज्यादा है। तो ये सब डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है। तो यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन और इंडिविजुअल रेट बराबर होगा। अब यहां पे मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, अब मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, जैसे गड़बड़ ना हो। अब मैं देखो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रेट, शॉर्टकट में लिख दूं, अपॉन कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमारा ये फार्मूला है। अब जरा देखो, यदि केस नंबर 1 n मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अब यदि n की वैल्यू 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन और इंडिविजुअल रेट आपस में बराबर होगा। चेक करो, आपस में बराबर होगा। अब केस नंबर 2, यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन छोटा होगा और इंडिविजुअल रेट बड़ा होगा। और यदि n की वैल्यू लेस देन 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? क्या ये बात सब लोग समझ पाए? हाँ। अब देखो, इस पर क्वेश्चन मेरे पास खूब है, मगर अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। जो मैं क्यूएसडी सीट दूंगा बस वो करके आना है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया। तो जब मैंने क्वेश्चन नहीं कराया तो आपको भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो मैं क्यूएसडी सीट दूंगा बस वो करके आओगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। क्वेश्चन मैं आपको कल खूब क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी लगभग बता दी है, रेट और रेट ऑफ रिएक्शन की थ्योरी बता दी है। आपको जो मैं क्यूएसडी सीट दूंगा बस वो करके आओगे और ये रिवाइज करके आओगे, ठीक है? कल मिलूंगा, ठीक है? कल मिलूंगा, बाय बाय।